हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? प्रश्नावली 4। अभी केवल 4 पढ़ेंगे। 4 में पहले हम लोग बेसिक तैयार करेंगे, बेसिक के बाद फिर क्या आगे इसकी प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। अच्छा, बेसिक में हमें जानने से पहले एक चीज समझना चाहिए कि प्रश्नावली का नाम क्या है, कह क्या रही है। तो इस प्रश्नावली का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अच्छा, रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है? रैखिक समीकरण का मतलब मैंने बताया था। अच्छा, वो भी छोड़ो, समीकरण का मतलब क्या होता है वो भी मैंने बताया था। मतलब ऐसे बहुपद, अगर आप बहुपद बोलना चाहो जिसमें बहुत सारे पद हों, ऐसे बहुपद जिनमें कोई 2 या 3 मान ही फिक्स हो जाए, जो उस समीकरण को या उस बहुपद को संतुष्ट करे, वो बहुपद क्या कहलाता है? आपका समीकरण कहलाता है। नॉर्मली सी बात है। रैखिक का मतलब होता है, एक तरीके से आप रैखिक का मतलब एकाकी बोल सकते हो। मतलब कहने का कि सिंगल फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में जैसे मैंने ये लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको इतनी चीज समझ में आई कि समीकरण क्या होते हैं, रैखिक क्या होते हैं। अब बात करते हैं दो चर। अब दो चर का मतलब केवल उसमें कितने चर होने चाहिए? 2 चर। क्या होते हैं? एबीसीडी के अक्षर, ए से लेके जेड तक के अक्षर क्या होने चाहिए? चर होते हैं। और अचर क्या होते हैं? 1 2, मतलब अंक जो होते हैं उनको हम लोग क्या कह देते हैं? अचर कह देते हैं। इनको अचर बोलते हैं। और ये क्या होते हैं? हमारे चर होते हैं। तो 2 चर मतलब एबीसीडी के कोई 2 चर आने चाहिए, 2 अक्षर आने चाहिए। एक्स वाई भी हो सकते हैं, या टी जेड भी हो सकता है, ए बी भी हो सकते हैं, सी डी भी हो सकते हैं। केवल ये 2 ही आए उस बहुपद में या इस प्रकार के समीकरण में, तो हम लोग उन समीकरणों को क्या कहेंगे? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको लिखूं तो जैसे मैं कहूं कि t प्लस एस बराबर 40, ये भी है आपका एक रैखिक 2 चर वाला है। पहला चर, दूसरा चर, और क्या है? एक रैखिक समीकरण है। इसी तरीके से मैं लिख दूं 4a प्लस 5b बराबर 24, ये भी क्या है? आपका एक रैखिक समीकरण है। ठीक इसी प्रकार से 7b प्लस 6d बराबर 2, ये भी क्या है? आपका एक रैखिक समीकरण। इस प्रकार से हम बहुत सारे एग्जाम्पल आप इसमें क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। चलिए, ठीक है, बात समझ में आई है। अब इसकी हम बात करते हैं किसकी? मानक रूप की, कि इसका मानक रूप क्या होता है। तो इसका मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पर a कॉमा b 0 नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते हैं? 0 नहीं हो सकते। जैसे यदि अगर a 0 हो गया तो x का पूरा पद 0 हो जाएगा। तो ये कितने चर वाला समीकरण बचेगा? हम तो 2 चर वाला पढ़ रहे हैं। कितना बचेगा? जब इसको 0 कर देंगे तो 1 चर वाला समीकरण बचेगा। तो हमारा काम गड़बड़ हो जाएगा। तो हम a और b 0 नहीं हो सकते। और c यहां पे क्या है? एक अचर पद है। क्या है? अचर। सी को कभी वो काउंट मत करना कि ये एबीसीडी का अक्षर है। यहां पर कोई नंबर आएगा। सी क्या आएगा? यहां पे कोई नंबर आएगा। ठीक है, ए और बी आपके 0 नहीं हो सकते हैं। अब बात को समझना, अगर मैं नोट के तौर पे लिखूं तो a कॉमा बी तथा c ये क्या है? एक ये अचर पद है। अचर पद है। अचर पद का मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो? अंक है 1 2 3 4 5, और उसमें से a और b 0 नहीं हो सकते। हालांकि c हमारा 0 हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं बताऊं, x 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, ये भी क्या है? आपका एक 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, मतलब 2 चर का रैखिक समीकरण है। इसमें 2 चर हैं। अब c 0 हो सकता है, c कुछ भी हो सकता है, c से हमें मतलब नहीं है। लेकिन a और b मतलब जो यहां पर लिखा गया है ये और ये 0 नहीं हो सकते हैं। बात समझ में आई आपको इतना कि नहीं समझ में आया? ठीक है, चलो, बस मेरे ख्याल से आपको इतना ही समझाना था। ठीक है, हाँ, इसमें से आपका कुछ मान भी निकलवाता है नीचे दिए गए एबीसी के रूप में, ए कॉमा बी कॉमा सी, इस तरीके के। जैसे अब मैं मानक रूप आपको बता दिया। ठीक है, मानक रूप आपको समझ में। अब जैसे बात समझना, जैसे आपको एक समीकरण दे दे 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 5, इससे आपका कह दे कि ए बी सी के मान निकालो। ठीक है, क्या कह देगा? ए
बी सी के मान निकालो। जैसे सिंपल सा आपको ये कह दिया, क्या कहा कि एक समीकरण दे दिया और समीकरण देने के बाद क्या बोला आपसे कि एबीसीडी के मान निकालो। तो आपको कुछ नहीं करना है, वो ऊपर लिख के देगा कि ये जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, के रूप में है, ये वो लिख के देगा। आपको परेशान नहीं होना है, आपको ये चीज वो क्या करेगा, लिख के देगा जब सूत्र में सवाल सॉल्व करेंगे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे इसको 2x प्लस 5y, 5 को किधर लेके आएंगे क्योंकि हमारा c किधर है, 0 की इस साइड है, तो 5 को भी इधर लेके आएंगे। 5 पॉजिटिव में, इधर काहे में आएगा, निगेटिव में। अब कंपेयर करा लो तो a की जगह कितना है 2, b की जगह पे कितना है 5 और c की जगह पे कितना है माइनस के 5। इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। इस प्रश्नावली में ये बेसिक है आपका, बात समझ में आई आपको। अब नोट कर लो, फिर इसके बाद आपकी प्रश्नावली 4.1 समझाते हैं। नोट कर लो इसको जल्दी से। चलो हो गया। अब हम बात करते हैं, देखो प्रश्नावली 4.1 पढ़ने से पहले थोड़ी सी एक चीज मुझे मिस हो गई थी बताने में, कॉन्सेप्ट में, उसको सीख लो, फिर इसके बाद प्रश्नावली 4.1 में चलते हैं। समीकरण को हल करते समय निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। दो बातें हैं आपको, दोनों बातें अच्छे से ध्यान देना चाहिए। पहली बात क्या है, पहली बात है कि समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है। जैसे मैंने कहा एक दो चर का रैखिक समीकरण मैंने लिया 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। जैसे मैंने ये लिया, दो चर का रैखिक समीकरण है, ये बात को समझ में आया। अब बात गौर से समझना, पहला पॉइंट हमारा ये है कि जो चीज हम यहां पे जोड़ेंगे या फिर क्या करेंगे घटाएंगे, सेम वही संख्या दूसरे पक्ष में भी जोड़ेंगे और घटाएंगे। जैसे मैंने कहा कि 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, यहां पर मैंने 5 प्लस के ऐड किया अपनी संतुष्टि के लिए, मुझे सवाल सॉल्व करना है, सरल बनाना है, या कोई भी कारण हो सकता है। मैंने क्या किया, प्लस 5 को इसमें ऐड किया। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इस साइड, आपका मोटिव क्या है कि भैया मुझे अगर यहां पे प्लस 5 मिल जाए तो मेरा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे कि अपने मन से यहां पे प्लस 5 जोड़ तो लिया लेकिन दूसरी साइड कुछ नहीं किया। जो चीज इस साइड आप जोड़ोगे घटाओगे, सेम चीज वहीं पर इस साइड भी आपको करनी पड़ेगी। मतलब LHS और RHS दोनों में आपको समान संख्या से गुणा कराना है या समान संख्या से समान संख्या को जोड़ना है या घटाना है। बात समझ में आई? क्यों ऐसा होता है इसका रीजन समझ लो। अगर मैंने कहा कि 2x प्लस 5y में मेरे को 5 या फिर 10 ऐड करना है, मेरा 10 ऐड करने से मेरा सवाल सॉल्व हो रहा है, तो आप इस साइड भी प्लस का 10 ऐड करोगे तो 0 प्लस 10 इधर भी ऐड करोगे। दोनों पक्षों में समान संख्या को ऐड करना है समान चिन्ह के साथ। अगर जोड़ रहे हो तो जोड़ना है, घटा रहे हो तो घटाना है। कैसे, अब फर्क कैसे नहीं पड़ेगा, मैंने आपको बार बार जब से मैं मैथ पढ़ा रहा हूं तब से मैं आपको एक चीज कह रहा हूं कि मैथ के सवाल में आप कुछ भी करो, बस उसका जो ढांचा है वो चेंज नहीं होना चाहिए, वास्तविक ढांचा नहीं चेंज होना चाहिए। इस सवाल का वास्तविक ढांचा क्या है, 2x प्लस 5y बराबर 0। अब हमें यही रखना है, चेंज नहीं करना है। हमने ये किया तो, लेकिन दोनों पक्षों में क्या, अब ये प्लस का उधर काहे में जाएगा, माइनस में जाएगा कि नहीं जाएगा। जैसे ही प्लस का 10 और ये उधर गया माइनस का 10 और ये प्लस और माइनस समान संख्या कट के 0 आ गई, तो क्या देखो हमारा मेन ढांचा चेंज हुआ क्या, नहीं चेंज हुआ। इसीलिए इसको एक मैं बिंदु के रूप में लिखा दे रहा हूं कि कभी भी समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है, कभी भी एक पक्ष में हमें जोड़ना या घटाना नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो आप इसको यहां पे लिखेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या से जोड़ा या घटाया जाता है। बात समझ में आई कुछ की नहीं समझ में आई? आप ये एग्जाम्पल भी इसी के साथ नोट करेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट भी इसी से मिलता जुलता है। मैथ में कितने प्रकार के चिन्ह होते हैं, तो मैथ में 4 प्रकार के चिन्ह होते हैं, प्लस, माइनस, गुणा, भाग। जिसमें से ये दो पदों को क्या करते हैं, पदों को अलग करते हैं
और ये दो पदों को अलग नहीं करते हैं। बात नहीं समझ में आई आपकी मैं क्या कह रहा हूं? जैसे मैंने x प्लस वाई लिखा, इसमें कितने पद हो गए? दो पद हो गए, पहला और दूसरा। x माइनस वाई लिखा, कितने पद है? दो, x और y, पहला और दूसरा। यहीं पर मैं प्लस और भाग और गुणा की बात करता हूं, x इंटू वाई करूं तो ये कितना पद होगा आपका? एक पद। कितना पद है? x अपन y करूं, कितना पद है? एक पद है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? प्लस और माइनस पदों को अलग करने का काम करते हैं, गुणा पदों को अलग करने का काम नहीं करता है। आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे में बात करता हूं, 2x प्लस 5y प्लस 4 प्लस 2 0। कितने पद है इसमें? 1 2 3, 3 पद है। अब यहां पर किस इन दोनों के बीच में काय का निशान है? गुणे का। इन दोनों के बीच में गुणे का। तो देखो गुणा वाला क्या पद को अलग किया क्या उसने? नहीं, इसको हमने कितना काउंट किया? 1। इसको कितना काउंट किया? 1। इसको तो कहिए 1। और जहां जहां प्लस लगा हुआ है, यहीं पे कहीं पे माइनस लगा होता है, ये पद को क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। और जब अलग कर देंगे तो हम उनको काउंट कर लेंगे। बात समझ में आई? 1 2 3 में इतनी चीज समझ में आई आपको? चलो दूसरा इसमें पॉइंट क्या कहता है? समीकरण के दोनों पक्षों में शून्योत्तर संख्या से भाग या गुणा करते हैं, या गुणा या भाग करते हैं। भाग करते हैं। बात समझ में आई मेरी कि नहीं समझ में? जिस हिसाब से हम दोनों पक्षों में जोड़ते और घटाते हैं, सेम वही काम गुणा और भाग में भी हम लोग करते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं यहां पे समझाऊं आपको, जैसे मैंने एक समीकरण लिखा 25x माइनस 24y इज इक्वल टू 21। अब हमारा कुछ मतलब ऐसा नियम है मेरे पास, या ऐसा सूत्र है कि मैं अगर यहां पर कुछ भी इनटू में ले आऊं, जैसे मैं कहूं कि गुणे में 3 ले आऊं, तो मेरा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे यहां पे क्या चाहिए? इनटू में इसके क्या चाहिए? 3 चाहिए। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि केवल इधर ही 3 कर दें, इधर भी हमें 3 करना पड़ेगा। और 3 किस में करना पड़ेगा? पूरे पद में करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम 25x में कर दें फिर 24, कोष्टक लगा के पूरे पद में हमें क्या करना पड़ेगा? गुणा या भाग करना पड़ेगा। सेम काम आप भाग में भी कर सकते हो। बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही जो मैं समझा रहा हूं? पक्का? चलो अब इसको नोट कर लो, इसके बाद मैं प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन में आता हूं, समझाता हूं। नोट कर लो इसको फटाक से। चलिए नोट हो गया आपका ये। अब एक्चुअल में बात करते हैं हम लोग प्रश्नावली 4.1 की। देखो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है पहला, मैं इसको पढ़ दे रहा हूं किताब से। इसने कहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस तथ्य को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण बताना है। मतलब कह रहा है नोटबुक को मैं एन से डिनोट करूंगा, और एक क्या कहा है? पेन, कलम, और कलम को के से डिनोट करूंगा। ठीक है, इनकी मुझे कीमत नहीं बताया उसने, तो हम क्या करेंगे? कीमत अपनी तरफ से मान लेंगे। माना नोटबुक की कीमत x और कलम की कीमत कितनी है? y। यही तो उसने कहा है, हमने अपनी तरफ से मान लिया। हिंट भी नीचे दिया, मान लीजिए नोटबुक की कीमत x और कलम की कीमत y है। अब इसमें एक रिलेशन दे रहा है, वो उस रिलेशन को पढ़ो। रिलेशन क्या कह रहा है? एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की 2 गुनी, मतलब कलम की कीमत की क्या है? 2 गुनी है। कौन? मतलब जाहिर सी बात है ये ज्यादा है, और कितने ज्यादा है? इससे 2 गुनी है। तो अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो इसमें 2 का गुणा कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा? कमल में ऐसे कुछ लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें 2 का गुणा कराएं कि इसमें। सोचो जरा सा, उसने क्या कहा? सेंटेंस को पढ़ो। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से, मतलब कलम की कीमत कम है, कलम की कीमत की 2 गुनी है, मतलब ये 2 गुना है। तो अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है, तो अगर मैं 2 गुना है तो यहां पे 2 का गुणा करा दूं तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि एक कंपट की वैल्यू 1 रुपए है और एक चॉकलेट की वैल्यू 5 रुपए है। बात को समझना। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि एक चॉकलेट की वैल्यू कंपट की वैल्यू की 5 गुना है। कह सकता हूं
कंपट की वैल्यू की 5 गुना है। मतलब अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है कि कंपट में 5 का गुणा कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा, तो ये भी 5 बन जाएगी और ये भी 5 बन जाएगी। कुछ समझ में आया? तो सेम काम हमने यही किया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये इधर माइनस में था, काय में लेके आएंगे, इधर प्लस में था, इधर काय में आएगा, माइनस में, और उधर क्या बचेगा, 0। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई आपको? चलो अब इसमें से दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है। दूसरे क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, तो मैं इसको नोट कर लेना, पहले में इसमें कुछ खास नहीं था। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरे में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x 3y बराबर 5 के ऊपर बार। वेरी गुड, आपको ध्यान है कि इसको बार पढ़ते हैं, बस ऐसे ही याद रखना आप, ठीक है। ये क्या कहा है, x माइनस y अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तीसरा क्या कह रहा है आपका, माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। फिर इसमें क्या कहा है इसने, x बराबर 3y। चलो अब इसकी बात करते हैं। अब बात को गौर से समझना। अब इसमें कहा क्या है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही कहा है, 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसी में a, b, c के क्या करना है, आपको मान ज्ञात करना है। तो पहले हमें समीकरण को इस रूप में बदलना पड़ेगा, फिर कंपेयर करा के a और b और c के मान ज्ञात कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये इससे कंपेयर होगा, अभी नहीं होगा, क्योंकि c किस साइड है, इस साइड है, और हमारा c उस साइड है, तो इसको इस साइड उठा के लाओ। तो 2x प्लस 3y माइनस 9.35 के ऊपर बार इज इक्वल टू 0। आप देखो हो गया, कंपेयर कराओ, a का मान कितना निकल के आ रहा है 2, b का मान कितना निकल के आ रहा है 3, और c का मान माइनस के 9.35 के ऊपर बार। बात समझ में आए? ठीक इसी प्रकार से कंपेयर हम इसमें भी कराएंगे। ये पूरी तरीके से आपका समीकरण के रूप में है, x भी इधर ही है बराबर कि y भी इधर ही है और c भी इधर ही है, तो हमें क्या करा देना है, सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करा देना है। तो अच्छा एक बात बताओ, जब कोई चीज कोई चर पद में कोई भी अंक नहीं लिखा होता तो हम कितना मानते हैं यहां पे, जैसे यहां पर कोई अंक नहीं लिखा हुआ है तो 1 मानेंगे। कितना मानते हैं 1, क्योंकि 1 में x का गुणा कराएंगे तो x ही आएगा। आप कंपेयर करा लो, तो a का मान कितना निकल के आएगा 1, b का मान कितना निकल के आएगा, इसमें विद चिन्ह लेके चलते हैं, चिन्ह नहीं छोड़ते, तो माइनस के 1/5। क्यों माइनस के 1/5 है, क्योंकि 1/5 भिन्न के रूप में है। c का मान कितना निकल के आएगा, माइनस के 10। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? अब हम बात करते हैं किसकी, इस वाले की। तो पहले तो इसको रैखिक समीकरण के रूप में बदलो। क्या ये रैखिक समीकरण के रूप में है, नहीं है। 6 उधर है, 6 को उठा के इधर लेके आओ, तो माइनस के 2x प्लस के 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो तो a बराबर कितना आएगा, माइनस के 2x, कितना आएगा माइनस के 2x, b कितना आएगा 3, c कितना आएगा माइनस के 6। बात समझ में आई आपको? अब हम बात करते हैं इसकी। क्या ये रैखिक समीकरण के रूप में है, नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण तो 3y इधर है, तो इसको कहां पे लेके आएंगे, इस साइड। तो लेके आओ x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। कंपेयर कराओ यहां पे। क्या इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, x माइनस 3y प्लस 0, ये नहीं कर सकता हूं? कोई जीरो करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब आपको कुछ नहीं करना, कंपेयर कराओ जरा सा। a बराबर 1, b बराबर माइनस के 3 और c बराबर 0। यही आपका क्या हो गया, नहीं करवाए देते हैं, 1-2 दे देंगे। चलो ये समझ में आया आपको? क्यों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? नोट कर लो, फिर आगे इसके ऐसा 4 क्वेश्चन है, मैं 3 बता के फिर इस प्रश्नावली को क्या करता हूं, एंड करता हूं, नई प्रश्नावली पे आते हैं। नोट कर लो इसके। चलो नोट हो गया ये। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन बचे हैं, करके फिर इस क्लास को खत्म करते हैं। किस रूप में इसको वो करना है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो इसको रैखिक समीकरण में क्या करना है, हमको चेंज करना है। तो इसको इधर लेके आओ, 2x माइनस के 5x इधर काय में आएगा, प्लस के 5y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर कराओ, a बराबर 2, b बराबर 5,
सी बराबर 0। यही आपका क्या हो गया, ए बी के मान निकल आए आपके। बात समझ में आई? ये नॉर्मली इसी फॉर्म में, बस थोड़ा सा इसमें क्या करना है हमको, चेंज 2 + 0 = 0। देखो रैखिक समीकरण बदल गया, कंपेयर करा लो। ए बराबर 3, बी बराबर 2 और सी बराबर 0। बात समझ में? सेम काम इसमें करो, बराबर 0 है ना इसके, देखो जरा सा। तो ये भी चेंज किसी रूप में है, रैखिक समीकरण में। एक्स का पद नहीं है तो क्या करेंगे, x × 0 का गुणा एक्स में करेंगे तो पूरा ओवरऑल 0 + x - 2 = 0। तो यहां पर अगर आप देखिए रैखिक समीकरण में कंट्रोल वो हो गया, x भी है आपके पास, y भी है आपके पास, अचर पद भी है। कंपेयर करो तो a बराबर 0, b बराबर 1 और c बराबर -2। ठीक है, चलो अब लास्ट क्वेश्चन बचा। इसको भी हमें किसमें, पहले रैखिक समीकरण में, तो इसको उठा के इधर ले आओ। तो -2x क्या y का पद है इसमें, नहीं है, तो क्या करेंगे, +0 × y + 5 = 0। इस 5 का चिन्ह क्या है, 0, और ये 2 इधर आया बराबर की, तो प्लस था तो माइनस हो गया। आप कंपेयर करा लो तो a बराबर -2, b बराबर 0, c बराबर 5, और ये आपका आंसर हो गया। समझ में आई आज की क्लास? चलो, आई होप ऑनलाइन बच्चों को भी बहुत अच्छे से ये क्लास समझ में आई होगी। नोट्स बनाते रहिए, और मैंने बहुत बेसिक से इस चैप्टर को समझाने की कोशिश किया है। अगर आपको फिर भी कुछ चीज नहीं समझ में आ रही तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके सपोर्ट से मेरे 74 हो गए हैं। इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए, और इसी तरीके से इंटरेस्टेड क्लास आपको पर डे मिलती रहेगी। क्लास का टाइमिंग अभी तक थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा था, पर डे आपको रात के 8 बजे क्लास मिल जाया करेगी। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। अगर कुछ दिक्कत आती है, आपको नहीं समझ में आता, तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर विदिन 2 आवर्स में दे दूंगा। ठीक है, धन्यवाद आज की क्लास को देखने के लिए। बाकी जो भी आपको दिक्कत हो कमेंट में बता दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेट मिलेगा। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं कल इसी समय में।